मित्रों, भारतीय शासन एवं राजनीति जो हमारी पुस्तक है, जो हमारा प्रश्न पत्र है हमारे एमए फाइनल का, उसका आज एक टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की विशेषताएं। यहाँ मैं बात कर रही हूँ हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में। संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है उसको अधिकार पत्र जो कहा गया है, तो उस अधिकार पत्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। यद्यपि मौलिक अधिकारों के संबंध में भारतीय संविधान द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य आधुनिक संविधानों से जो प्रेरणा ली गई, लेकिन भारतीय संविधान का अधिकार पत्र अधिकारों और उनसे संबद्ध व्यवस्था के संबंध में वैसे ही नहीं है जैसा कि अन्य संविधानों के अधिकार पत्र हैं। यानी जैसे अधिकार पत्र अमेरिका में है, जैसा अन्य देशों के, वैसे नहीं है। भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो इसे विलक्षण बनाती हैं, औरों से अलग बनाती हैं। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसमें हम चर्चा करेंगे, कुल 5 विशेषताओं का। इन 5 विशेषताओं में पहली विशेषता आती है सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र। भारतीय संविधान का तृतीय भाग, जिसमें मौलिक अधिकारों का विवेचन किया गया है, विश्व के अन्य किसी भी संविधान में दिए गए अधिकार पत्र से विस्तृत है, यानी बहुत बड़ा है। दुनिया के किसी भी संविधान के अधिकार पत्र से हमारा अधिकार पत्र बहुत बड़ा है, विस्तृत है। मौलिक अधिकार के संबंध में संविधान के कुल 23 अनुच्छेद हैं और कुछ अनुच्छेद तो बहुत ही लंबे हैं। जैसे अनुच्छेद जो हैं 12 से लेकर के 30 और 32 से लेकर के 35, उसमें कुछ तो इतने असाधारण रूप से लंबे हैं, जैसे कि अनुच्छेद 19 जो है वो बहुत बड़ा है। अनुच्छेद 19 जो है बहुत बड़ा है। तो इस तरह से अधिकार पत्र इतना व्यापक है, इतना विस्तृत है। प्रत्येक अधिकार के साथ जो प्रतिबंधों की व्यवस्था की गई है उसका भी वर्णन किया गया है संविधान में। तो मौलिक अधिकारों के संबंध में पूर्ण और स्पष्ट व्यवस्था के प्रयास में ही हमारा अधिकार पत्र इतना विस्तृत हो गया है, यानी सब कुछ विस्तार से संविधान में लिख दिया गया है। दूसरी विशेषता है मौलिक अधिकार व्यावहारिकता पर आधारित। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त जो मौलिक अधिकार है वे कोरे सिद्धांतों की अपेक्षा, यानी कोरे सिद्धांत नहीं है, उनकी अपेक्षा क्या है, वास्तविकता पर आधारित है और संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी है, ये सबके लिए लाभदायी है। जैसे कि सभी व्यक्तियों हेतु समानता के अधिकारों को स्वीकार करते हुए भी क्या किया गया है, पिछड़े हुए और दलित वर्गों के विकास के लिए संविधान में विशेष व्यवस्थाएं की गई है। यानी कहने को तो सभी को समानता का अधिकार है, लेकिन कुछ विशेष प्रावधान भी किए गए हैं, विशेष व्यवस्थाएं भी की गई है जो पिछड़े हुए और दलित वर्गों के विकास के लिए है। इसी तरह से शिक्षा और संस्कृति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के शिक्षा और भाषा संबंधी हितों की रक्षा का प्रबंध भी किया गया है। यानी एक तरफ हमारा मूल अधिकार है शिक्षा और संस्कृति की स्वतंत्रता का, और उसके साथ साथ अल्पसंख्यकों के शिक्षा और उनकी भाषा संबंधी हितों की रक्षा का प्रबंध भी हमारे संविधान में किया गया है। और इसके साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था इस दृष्टिकोण से की गई है कि समाज से धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहन मिले। तो इस तरह से हमारे मौलिक अधिकार जो है व्यावहारिकता पर आधारित है। ये 2 विशेषताएं हुई। तीसरी विशेषता है मौलिक अधिकार सीमित है, निरंकुश नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए जो मौलिक अधिकार है मित्रों, वो असीमित नहीं है, यानी उनकी भी सीमाएं हैं। इसके साथ ही क्या है, संविधान के द्वारा ही उन पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। इस संबंध में भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान में अंतर ये है
कि अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने क्या है, पुलिस शक्ति के सिद्धांत के आधार पर राज्य को सामान्य हित में मौलिक अधिकारों पर आवश्यक और उचित नियंत्रण लगाने की शक्ति दे दी है। ये अमेरिका का सिस्टम है कि वहाँ संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं क्या, लेकिन वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के प्रतिबंध लगाने का निर्देश दे रखा है, क्योंकि राज्य के सामान्य हित में ये जरूरी होता है। इस प्रकार अंतिम रूप में भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान में कोई अंतर नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा भी जो कार्य प्रत्यक्ष रूप से किया गया है, अमेरिकी संविधान द्वारा वो अप्रत्यक्ष रूप से किया गया है। यानी हमारे देश में संविधान में ही मौलिक अधिकारों की जो सीमाएं हैं, उन पे जो अंकुश लगाना था वो बता दिया गया है, लिख दिया गया है, और ऐसा अमेरिका के संविधान में वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। तो मौलिक अधिकार सीमित है, निरंकुश नहीं है, इनकी भी सीमाएं हैं, इन पर भी अंकुश है। चौथी विशेषता आती है, प्राकृतिक या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्राकृतिक या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है। यानी ऐसा कोई अधिकार जो संविधान में नहीं लिखा हुआ है वो प्राप्त नहीं है, वो नागरिकों को प्राप्त नहीं है। संविधान केवल उन्हीं अधिकारों को स्वीकार करता है जिनका वर्णन संविधान के तीसरे भाग में किया गया है। यानी मूल अधिकारों में जिनका वर्णन किया गया है उन्हें ही संविधान के द्वारा स्वीकार किया गया है। हालांकि इस संबंध में अमेरिकी संविधान की स्थिति भिन्न है। वहाँ संविधान में कुछ अधिकारों को शामिल कर देने का अर्थ ये नहीं लिया जाता कि अन्य अधिकार है ही नहीं है, जबकि ऐसा अमेरिका में हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं हो रहा। अमेरिका में इसी कारण क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने ज़्यादा शक्ति प्राप्त कर ली है, वो संविधान की व्याख्या करता है। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में तो अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है, और जो भी कुछ संविधान में लिखे गए हैं वो अधिकार हमें प्राप्त है, जो संविधान में नहीं लिखे गए हैं उन मूल अधिकारों को नागरिकों को नहीं दिया गया है। तो प्राकृतिक यानी प्रकृति से जो अधिकार मिलते हैं वो, और अगणित यानी जिनकी गणना नहीं की गई है, ऐसे अधिकारों का कोई स्थान नहीं है, अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है। और पांचवी और अंतिम विशेषता है मौलिक अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार केवल कागजी प्रतिज्ञाएं मात्र नहीं है, ऐसा नहीं है सिर्फ कागज में लिख दिया गया है, ऐसी बात नहीं है। वे पूर्ण वैधानिक अधिकार हैं, और संविधान ने न्यायालयों को आज्ञा दी है कि वे देखें कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन न होने पाए। ये सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों की जिम्मेदारी है कि वे नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होने से बचाए। और संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए क्या कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, उसके अंतर्गत नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों की शरण ले सकता है। और न्यायपालिका क्या है, व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के ऐसे सभी कानूनों और कार्यों को अवैधानिक घोषित कर देगी जो मूल अधिकारों को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करते हो। यानी जो प्रतिबंध संविधान में लिखे गए हैं उनके अलावा यदि व्यवस्थापिका अपने कानून से और कार्यपालिका अपने कार्यों से यदि इस तरह के मूल अधिकारों को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करती है तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें अवैध घोषित कर देगा। संविधान के द्वारा अधिकारों की रक्षा के लिए जिस प्रकार के उपचारों की व्यवस्था की गई है वास्तव में बहुत पर्याप्त, प्रभावशाली और महत्वपूर्ण है। मूल अधिकारों की रक्षा के संवैधानिक उपचारों के अधिकार में मित्रों हम सभी जानते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा है, उत्प्रेषण है। तो ये कई सारे हैं तरीके हैं जिनके माध्यम से मूल अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। तो मित्रों, भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की जो विशेषताएं हैं उनकी मैं चर्चा आपसे कर रही थी कि हमारे संविधान में जो मूल अधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जिनका वर्णन किया गया है, विशेष रूप से 12 से 30 और 32 से 35 तक, क्योंकि अभी 31 नंबर का अनुच्छेद तो संपत्ति का अधिकार तो कानूनी अधिकार ही रह गया है, पहले वो मूल अधिकार था। तो
हमारे भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की बहुत सारी विशेषताएं हैं। 5 विशेषताएं मैंने आपको बताई है। पहली चर्चा मैंने की सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र, यानी हमारा अधिकार पत्र बहुत लंबा चौड़ा है, विस्तृत है। दूसरी विशेषता थी मूल अधिकार जो है, मौलिक अधिकार जो है व्यवहारिकता पर आधारित है, प्रैक्टिकली ये संभव है, बहुत हमने प्रैक्टिकल अप्रोच इसमें रखी है। और तीसरी विशेषता थी मौलिक अधिकार सीमित है, निरंकुश नहीं है, यानी इन पर भी सीमाएं हैं, इन पर भी अंकुश लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया संविधान के द्वारा ही। और हमारे अधिकार पत्र में जिन अधिकारों को बता दिया गया है उनके अलावा हमारे कोई मूल अधिकार नहीं है। हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है। और 5वीं विशेषता आती है मूल अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था। संविधान के द्वारा ही मूल अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था की गई है, जिसमें हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है हमें इस तरह की रक्षा का वचन देता है, हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है। मित्रों, भारत में ये जो मूल अधिकार भारतीय संविधान में जो सम्मिलित किए गए हैं, इनकी मूल अधिकारों की जो मांग है बहुत लंबे समय से चली आ रही थी। हालांकि मूल अधिकारों के विचार का जो सूत्रपात है वो तो 1215 में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से हुआ है। सन 1215 इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से इसका सूत्रपात हुआ है। और भारत में मूल अधिकारों की घोषणा के लिए सबसे पहले जो है सन 1895 में मांग की गई। सन 1895 1895 में हम भारतीयों के द्वारा मांग की गई कि हमें मूल अधिकार दिए जाए। तब भारत में अंग्रेजी राज्य था, अंग्रेजी शासन था, तो भारत में अंग्रेजी राज्य का स्वरूप जो है पूर्णतः हम जानते हैं स्वेच्छाचारी था। और अपनी इस स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति के कारण अंग्रेजी सरकार क्या कर रही थी, लोगों पर मुकदमा चलाए बिना उन्हें नज़रबंद कर देती थी। सरकार के इन अत्याचारों की प्रतिक्रिया स्वरूप क्या है, स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं ने प्रारंभ से ही नागरिकों के मूल अधिकारों पर जोर देना शुरू कर दिया था, और जिसमें दैहिक स्वतंत्रता, जीवन रक्षा का अधिकार आदि कुछ ऐसे अधिकार थे जिन्हें धीरे धीरे ब्रिटिश संसद ने भारतीय शासन के संदर्भ में मान्यता भी दे दी थी। 1915 में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा प्रवर्तित भारतीय संविधान विधेयक या होम रूल विधेयक में जो है मूल अधिकारों की मांग प्रस्तुत की गई। ये 1915 की बात है, श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा ऐसा किया गया। 1925 में दी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में अधिकारों की भी घोषणा निहित थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1927 में मद्रास अधिवेशन में एक संकल्प पास किया और उससे निर्धारित किया कि भारत के भावी संविधान का आधार जो है मूल अधिकारों की घोषणा होनी चाहिए। और संकल्प में इस बात पर भी जोर दिया गया कि आम जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक स्वाधीनता में भूखों मर रहे करोड़ों लोगों की वास्तविक आर्थिक स्वाधीनता को अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए। तो ये 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मद्रास अधिवेशन में एक संकल्प पास किया, उसमें ये सब कुछ सम्मिलित किया। एक सर्वदल सम्मेलन द्वारा नियुक्त नेहरू समिति ने 1928 में जिस भावी संविधान की संस्तुति की थी, रिकमेंडेशन की थी, उसमें भी मौलिक अधिकारों को निहित किया था। इसी तरह से मार्च 1931 के कराची अधिवेशन में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मूल अधिकारों की मांग को दोहराया। 1931 मार्च 1931 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, और एक संकल्प में कहा गया कि स्वाधीन भारत के किसी भी संविधान को मौलिक अधिकारों की गारंटी देनी चाहिए। इन अधिकारों में संगठन बनाने की स्वाधीनता, अभिव्यक्ति और समाचार पत्र निकालने की स्वाधीनता, स्वतंत्र व्यवसाय तथा धर्म अपनाने की स्वाधीनता, इसी तरह से बिना किसी लैंगिक भेदभाव के सभी नागरिकों के बराबर अधिकार और दायित्व होने चाहिए, व्यक्तिगत स्वाधीनता होनी चाहिए आदि सम्मिलित होने चाहिए। तो सन 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन ने इस बात को स्वीकार किया। जब वो भारत आया 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत आया, तो उसने स्वीकार किया कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की लिखित गारंटी देना आवश्यक है। और कैबिनेट मिशन के ने अन्य बातों के साथ साथ मूल अधिकारों पर भी रिपोर्ट देने के लिए एक सलाहकार समिति के गठन की सिफारिश की। तो इस तरह से भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का
सम्मेलन जो हुआ उसको जो सम्मिलित किया गया, वर्णन किया गया है, तो बहुत लंबे समय से इसकी डिमांड चली आ रही थी, मांग चली आ रही थी, और अंततः भारतीय संविधान निर्माताओं ने उस मांग को पूरी तरह से साकार किया। तो ये थी भारतीय संविधान में अधिकार पत्र की विशेषताएं। धन्यवाद।